अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सैयद मुज़ाहिर बास हेयर। बेटा आज हम जो अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक्साइटिंग भी है। इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली भी है। और एक चीज़ इसमें आप ज़रूर ख्याल ये भी करेंगे कि आपका चाहे एंट्री टेस्ट हो चाहे आपके फ़ाइनल पेपर्स हों, इसमें से बहुत ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में और डिफरेंट सेक्शंस में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ऐसा टॉपिक है या टाइटल है कि जिसमें आप सिर्फ मतलब बायो या मेडिकल के होना ज़रूरी नहीं है। इसमें डिफरेंट जो दूसरे डिसिप्लिन के भी लोग हैं वो भी इनके नाम से वाकिफ़ हैं, क्योंकि हर कोई को आजकल डीएनए के नाम से वाकिफ़ है, जीन का नाम हम सुनते हैं, क्रोमोसोम का नाम हम सुनते हैं। तो हमारा जो आज का चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, ठीक है। और आपकी बुक का ये चैप्टर है चैप्टर 23। बेटा स्टार्ट में आज का जो हमारा लेक्चर है ये बिल्कुल ही इंट्रोडक्टरी सा है, ठीक है। आपके जो रिड्यूस सिलेबस में जो स्टार्ट में डाल दिया गया है, लेकिन आपको पता है चीज़ें जो होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, वो लिंक्ड होती हैं। अगर हम एक बात ना समझें तो अगली बात आप तक पहुंचना मुश्किल हो जाती है, ठीक हो गया। तो आज हम उसकी थोड़ी सी बेसिक्स देखने लगे हैं, ठीक है, ताकि लिए आपको ये चैप्टर समझना आसान हो जाए। कुछ अकील साहब ने आपको डिस्कस भी करवाया हुआ है, लेकिन हम जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया, क्योंकि इससे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ चुके हैं, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा पीछे चैप्टर हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि एवोल्यूशन हमने वो रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, और लास्ट चैप्टर भी उन्होंने निकाला हुआ है। तो नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है क्रोमोसोम्स एंड द डीएनए, ठीक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसकी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है। और ये बहुत सी बातें हैं जो आपको आती भी हैं, लेकिन हम उनको रिवाइज भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको हिस्टोरिकली नई भी सुनने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर आप देखें इंट्रोडक्शन में, तो क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, जिसे कहते हैं क्रोमो एंड द सोमा। क्रोमोसोम एक पूरा है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्रोमो बनेगा और सोमा बनेगा। क्रोमो आपने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लफ्ज़ सुनते हैं, क्रोमेटोग्राफी वगैरह, ठीक है। क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर, और सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी। तो क्रोमोसोम का लफ्ज़ी मतलब क्या हुआ, कलर, बॉडी। जब आप किसी भी सेल के अंदर जब आप उसकी स्टैनिंग करते हैं तो आपको वो कलर बॉडीज़ नज़र आती हैं, तो इसलिए इसका जो नाम है वो क्रोमोसोम कलर बॉडी रखा गया है। और ये जो टर्म यूज़ की है, ये यूज़ किसने की है, वेल्डेयर एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई इन द जेनेटिक्स, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। अच्छा, एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताने के लिए, आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर के लिहाज से अगर अब इस डेट तक देखें तो एक स्पीशी है जिसका नाम है मरमीसिया, ठीक है, पाइनिसोलिया इसको पूरा नाम है, और इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियन आंट, च्यूंटी है जी, ठीक है। इसमें जो क्रोमोसोम है वो सबसे कम मतलब अभी तक रिपोर्ट किया गया है, जिसमें जो इस आंट में, ऑस्ट्रेलियन आंट में जो मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है और उसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, और इसकी जो फीमेल पार्टनर होती है वो उसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो सबसे कम क्रोमोसोम जो हैं वो इस आंट में अभी तक डिस्कवर किए गए हैं। और इसके साथ अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सबसे कम जो नंबर है वो तो इस आंट का है, लेकिन सबसे जो मैक्सिमम नंबर है वो किसका है, तो वो एक प्लांट है, ट्रीडोफाइट्स में आता है, ट्रिक्यूफाइट्स हैं, ठीक है, और उसका पूरा नाम है ऑफियोग्लोसम रेटिक्यूलेटम। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम डिस्कवर हुए हैं वो हैं 1440, यानी 720 पेयर्स की फॉर्म में मौजूद हैं, ठीक हो गया। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताने के लिए, स्टूडेंट लेवल पे ये चीज़ें एक्साइटिंग होती हैं कि सबसे कम क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले इधर आप देखें तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम है फ्लेमिंग, ठीक है, और ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, मतलब जो एम्ब्रियो को स्टडी करने वाले होते हैं, ठीक हो गया। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा जी कि क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह की साख्तें होती हैं, विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक हो गया। यानी ये क्रोमोसोम पाए कहाँ जाएंगे, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और फिर ये अपीयर कब होते हैं, ऑन दी ऑनसेट ऑफ सेल डिवीजन। यानी एक सेल अगर डिवाइड कर रहा है तो वहाँ पे आप उस क्रोमोसोम को लोकेट कर सकते हैं। अगर एक सेल डिवाइजरी फेस में नहीं है, वो डिवाइड नहीं कर रहा, तो आप वहाँ पे क्रोमोसोम को लोकेट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है
कि एक सेल है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो भी बिल्कुल साइटोप्लाज्म की तरह ही होता है, ठीक है, और वो भी बिल्कुल एक लिक्विड मटेरियल है जिस तरह से साइटोसोल होता है। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करता है तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, ये कंडेंस होता है। और उसकी कंडेंसेशन के नतीजे में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम होता है उसकी अपीयरेंस होती है थ्रेड लाइक। तो इस वजह से फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्या कहा कि क्रोमोसोम्स जो होती हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि अपीयर होती हैं कब, जब सेल डिवाइड हो। और कहाँ पे पाए जाते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और इन्होंने काम किस पे किया था, सैलेमेंडर का नाम आपने सुना होगा, अगर आपको अपना फर्स्ट ईयर याद हो, जब आपने किंगडम एनिमेलिया पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने एम्फीबियंस पढ़े होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपने सैलेमेंडर को डिस्कस किया होगा। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सेकेंड ईयर में ये रिड्यूस हो चुका है, लेकिन अब वहाँ पे हैंड्स पे मैन का एक्सपेरिमेंट पढ़ते तो वहाँ पे सैलेमेंडर पे भी एक्सपेरिमेंट था। तो सैलेमेंडर को इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ अपनी स्टडी में लेके आए और उसको फिर डिस्क्राइब कर दिया। तो फ्लेमिंग ने सबसे पहले कब किया था जी, 1882 में, यानी जो क्रोमोसोम हैं, ठीक है, वो डिस्कवर हुए 1882 में। और किसने इसको डिस्कवर किया, फ्लेमिंग ने। अच्छा, अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमें आज पता है कि इनका जो ताल्लुक होता है वो किस चीज़ के साथ है, वो आपकी हेरिडिटी के साथ है, ठीक है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि पास होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो ये एक लफ्ज़ कहाँ से निकला या क्रोमोसोम कैसे हमें आज तक हमें बताते हैं कि इंफॉर्मेशन जेनेटिकली कैसे उनमें इनकोड होती है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है डार्विन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन का नाम आपको पता है, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में एक अपना लॉ भी दिया था, एवोल्यूशन में आपने अगर पढ़ा हो तो वहाँ पे उन्होंने जो जेनेटिक को डिटरमाइन करने वाले एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने नाम दिया गेम्यूल्स का, ठीक है। 1860 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर मेंडल ने, जो आपको पता है फाउंडर ऑफ द क्लासिकल जेनेटिक्स, पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, तो इन्होंने वही जो टर्म थी उसको एलिमेंटन का नाम दिया, कि मतलब जो सीड शेप और सीड हर एक ट्रेड के लिए जो अपना एक एलिमेंट मौजूद है उन पी के पास उन्होंने नाम दे दिया एलिमेंटेंस का, ठीक हो गया। फिर देखें तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है जोहानसन या जॉनसन भी कुछ लोग बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहले जीन को डिस्कवर किया 1909 में, ठीक हो गया। तो वहाँ पे फिर हमें पता चला कि जो जीन्स होते हैं वो हेरिडिटी का यूनिट होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर ये हम आगे लास्ट पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो हम अभी बात करने भी लगे हैं कि जीन्स इनहेरिटेंस का यूनिट होते हैं और जी क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म देखें, यहाँ पे एक टर्म है कि ये क्या चीज़ है, ये वो मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा, जस्ट लाइक द साइटोप्लाज्म, ठीक हो गया। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसका तल्लुक किस चीज़ के साथ है, हेरिडिटी के साथ है। साइटोप्लाज्म का तल्लुक हेरिडिटी के साथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो हमें पता है आज के जो जीन मौजूद होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद है, न्यूक्लियोप्लाज्म का हिस्सा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो हेरिडिटी होती है, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, जो हम करैक्टर या ट्रेड्स अपने पेरेंट्स से लेते हैं वो जीन्स की फॉर्म में आते हैं। तो जीन्स जो होते हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में। क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो हम वो टर्म्स यूज़ करें ताकि आगे जो सारा चैप्टर है वो आपके लिए आसान हो जाए। फिर नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपको पता है कि जो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान में जितना भी मटेरियल है वो सारा साइटोप्लाज्म का हिस्सा है और ये सिलेक्शन ज़रूर करता है। अगर आपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के केस में पढ़ा हो तो वहाँ पे आपने एक बात की थी कि जो जीन्स होते हैं ऑल्दो वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनकी जो सिलेक्शन होती है वो किसके थ्रू होती है, वो साइटोप्लाज्म के थ्रू भी होती है। तो ये मतलब आपको बताना था, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर मटेरियल और साइटोप्लाज्म सेल का मटेरियल, साइटोसोल, आपने ये चीज़ पढ़ी हुई भी है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, आपको टिपिकली एक सेल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये एक सेल है, ये उसकी सेल की मेम्ब्रेन है। फिर इधर देखिए आप, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये दरमियान में जो इतना एरिया है ये सारा क्या है, ये सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक, और ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, ये जो आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही है इसे कहते हैं क्रोमोसोम। ये क्या चीज़ है जी, इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। अब ये देखें, इन्हें हम कहते हैं क्रोमाटिड्स। ये जो आपको बाजू से नज़र आ रहे हैं
इनको हम कहते हैं क्रोमाटिड्स। और ये जो इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक, सेंट्रोमियर के थ्रू जो क्रोमाटिड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये अब ये पूरा क्रोमोसोम है और इसके दरमियान आपको ये ब्लू से नज़र आ रहे हैं कि इसमें डीएनए कॉइल हुआ हो। जब इसका एक हिस्सा हम देखें तो आपको ऐसे नज़र आता है, जो कि वाटसन और क्रिक के मॉडल की फॉर्म में आपको पता है कि 1953 में इन्होंने अपना ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक्सपेरिमेंट करके आपको एक पूरा डीएनए का मॉडल दिया था स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, दरमियान में बेसेस आपको ऐसी नज़र आ रही हैं, एक और दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंडेड डुप्लेक्स की फॉर्म में हैं। तो ये डीएनए है, ठीक है। और ये देखिए क्रोमोसोम का एक हिस्सा जब हम निकालें तो वो क्या होता है, डीएनए। और डीएनए का इतना हिस्सा जब आप देखोगे तो उसे हम क्या कहते हैं, जीन। और जीन क्या चीज़ होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड जब आपस में ज्वाइन होते हैं, ठीक है, और उसको दरमियान में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं, पूरी चेन बनती है। तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है उसे हम कहते हैं जीन। ठीक हो गया। बताने का मकसद यहाँ पे क्या है, ये देखें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ है, न्यूक्लियर मटीरियल है, जेनेटिक मटीरियल है। क्लियर। इस न्यूक्लियर मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल की फॉर्म जो है वो किस में पाई जा रही है, वो इस क्रोमोसोम की फॉर्म में पाई जा रही है। ये जो क्रोमोसोम होते हैं इसका जो हिस्सा होता है वो होता है डीएनए, फिर डीएनए का जो हिस्सा होता है वो है जीन, और फिर ये जो जीन होते हैं ये एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए एक जीन जो होता है वो स्पेशल होता है। ठीक हो गया। यानी आई कलर एक ट्रेट है, ठीक है, तो उसको डिनोट करने वाला एक स्पेसिफिक जीन मौजूद होगा। क्लियर हो गया। तो इसे हम कहते हैं जी जीन। और ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है। अगर आप यहाँ से ही देखें तो बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिलते हैं तो बनता है जीन। जब बहुत से जीन मिलते हैं तो आपके पास बनता है डीएनए, और डीएनए जो कम्पैक्ट होता है और वो एक स्ट्रक्चर जो आपके पास बनती है उसे कहते हैं क्रोमोसोम। फिर ये जो क्रोमोसोम होते हैं हम इनका लफ्ज़ हैप्लाइड और डिप्लाइड का भी, जैसे यहाँ पे देखें तो 2 सेट नज़र आ रहे हैं तो ये डिप्लाइड, और ऐसे अगर आपको एक नज़र आ रहा हो तो ये हैप्लाइड भी होता है। ठीक है, सिंगल सेट होगा तो वो आपको हैप्लाइड होता है, जब ये आपको 2 ऐसे नज़र आते हैं तो ये डिप्लाइड भी होता है, और इस तरह के हम टर्म भी यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें तो हमने कहा जो न्यूक्लियर मटीरियल है, ठीक है, ये वो मटीरियल है, ठीक है, जो कि मौजूद कहाँ पे है, इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, द मटीरियल रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर मटीरियल, और इसी न्यूक्लियर मटीरियल को हम कहते हैं क्रोमैटिन मटीरियल। क्लियर हो गया। क्योंकि यही वो क्रोमैटिन मटीरियल है जिसने आगे क्रोमोसोम बनाने हैं, फिर उसी क्रोमोसोम से डीएनए, जीन और फिर सारी हेरिडिटी जो होगी वो पास ऑन होती है नेक्स्ट जनरेशन में। अच्छा, अब ये जो क्रोमैटिन मटीरियल है, ठीक, ये भी एक लिक्विड मटीरियल है जिस तरह से आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि ये जो हीट्रोक्रोमैटिन है ये क्या चीज़ है और यूक्रोमैटिन क्या चीज़ है। क्रोमैटिन मटीरियल 2 फॉर्म में पाया जा रहा है, एक है हीट्रोक्रोमैटिन और दूसरा है यूक्रोमैटिन। हीट्रोक्रोमैटिन जो होता है ये क्रोमैटिन की हाईली कंडेंस फॉर्म होती है। ठीक है, कौन सी होती है जी, हाईली कंडेंस फॉर्म, और ये इतना कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवाते। ठीक हो गया। तो इसे हम कहते हैं हीट्रोक्रोमैटिन। और यूक्रोमैटिन, यू का मतलब आपको पता है ट्रू, जैसे यूकैरियोट्स, ट्रू न्यूक्लियस। ठीक, तो यहाँ पे यूक्रोमैटिन है। यूक्रोमैटिन क्या चीज़ है कि जो एक्यूरेट ट्रू जेनेटिक मटीरियल है वो इस फॉर्म में पाया जा रहा है जिसे कहते हैं यूक्रोमैटिन। और यूक्रोमैटिन जो है ये वो होता है जिसमें सारे जीन्स जो होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करवा सकते हैं। ठीक है, और जब हम इनकी एक्सप्रेशन आगे देखेंगे तो डिफरेंट रीजन्स आपको नज़र आएंगे जिनको आपने इंट्रॉन्स और एक्सॉन का नाम भी दिया होगा। ठीक है, यानी कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन। तो इस चैप्टर में आपको वो इंट्रॉन, एक्सॉन्स, फिर वो सप्लाइसिंग या सप्लाइसियोसोम, वो वाला फिनोमेना हम पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आने वाली हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी कि ये अब क्वेश्चन पैदा होता है कि 46 क्रोमोसोम्स हैं। ये जो शुरू में जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि एक सेल में 1440 क्रोमोसोम भी पाए जा रहे हैं। तो कुदरत ने ऐसा क्या काम किया हुआ है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा जो क्रोमोसोम है या इतना बड़ा जो मटीरियल है वो आपको एक सेल के अंदर भी नज़र आता है। तो वो किस वजह से होता है, वो इस वजह से होता है कि इसमें एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक हो गया। और वो क्या होती है, इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक हो गया। और इधर जो डीएनए होता है आपको पता है ये नेगेटिवली चार्ज है।
तो ये जो डीएनए 200 न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के होंगे, ठीक हो गया। ये एक कोर प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं हिस्टोन, और उसके टोटल सब यूनिट कितने होंगे? 8। तो 8 हिस्टोन के ऊपर जो 200 न्यूक्लियोटाइड हैं उनके ऊपर रैपिंग हुई होती है। जैसे समझें कि आपके पास एक बॉल है और उस बॉल के ऊपर आपने ऐसे डोर को लपेटा हुआ है, ठीक है। तो ये जो मतलब नीचे आपको सरफेस नज़र आ रही होगी ये हिस्टोन है, और ऊपर जो आपको स्ट्रिंग नज़र आ रही है, डोर नज़र आ रही है, वो होता है आपका डीएनए। तो इससे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, सोमा बॉडी से और न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस की बॉडी वो किस फॉर्म में है? वो हिस्टोन प्रोटीन की फॉर्म में है, और दूसरा डीएनए की फॉर्म में है, ठीक हो गया। तो इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये थोड़ा सा एडवांस, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें बताने के लिए भी है कि ये सवाल पैदा हो सकता है कि अब जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है हमें तो उसकी समझ में आ गई है, लेकिन जो हिस्टोन है प्रोटीन, ये प्रोटीन पॉजिटिव क्यों है? तो बेटा आपको पता है कि जो प्रोटीन होती है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? अमाइनो एसिड से। तो यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, एक का नाम है लाइसिन और दूसरे का नाम है आर्जिनिन, ठीक है। ये 2 जो अमाइनो एसिड होते हैं ये बहुत ज़्यादा इस हिस्टोन में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक हो गया। तो आपको पता है कि जब ये हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड, और दूसरा डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो आपको पता है अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अब ये इस स्टोन के ऊपर क्या होता है? डीएनए के जो मॉलिक्यूल होता है उसकी रैपिंग हुई होती है, ठीक हो गया। तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, रिड्यूस सिलेबस में इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कर दी है, लेकिन हमारा चैप्टर है क्रोमोसोम्स एंड द डीएनए। क्रोमोसोम हमने पढ़ लिया है कि वो क्या चीज़ है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और वो फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। डीएनए के बारे में एक बात कर लें, अगर आपने पढ़ा हुआ है इमेल फिशर के लिहाज से, ठीक है, उसने क्या किया था 1869 में फिश स्पर्म से क्या किया, उसने डीएनए को निकाला था। फिर उसकी जो बेसिक देखी थी, नेचर देखी थी, तो उसे पता चला था कि ये एसिडिक है। फिर उसने वो न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया, और फिर न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए की फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं। तो नेक्स्ट ये थ्योरी जो थी वो पेश की थी सटन ने, ठीक है। और इसका जो स्टेटमेंट थी या एक मेन पॉइंट क्या था कि जीन्स विच आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हमें पता है कि इनहेरिटेंस क्या चीज़ है, यही जो इंफॉर्मेशन है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उससे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। तो इसकी जो यूनिट है या इकाई है उसे कहते हैं जीन्स, और ये जो जीन्स होते हैं दीज आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, ठीक हो गया। तो हमें पता चल गया कि जो जीन्स हैं हेरिडिटी को डिटरमाइन कर रहे हैं, लेकिन वो मौजूद कहाँ पे होते हैं या उनका लोकस क्या होता है? तो वो होता है क्रोमोसोम, ठीक हो गया। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, फिर हम यहाँ से एक नतीजा निकाल सकते हैं कि क्रोमोसोम्स आर दी कैरियर्स ऑफ जीन्स। तो जीन्स ने एक्सप्रेस करके इंफॉर्मेशन आगे पहुँचानी होती है, ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि जो अब एक सेल के अंदर है तो जीन्स कहाँ पे मौजूद होंगे, या कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, या कौन सी स्ट्रक्चर हैं जो कि हमारे जीन्स को कैरी कर रही हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं क्रोमोसोम्स आर दी कैरियर ऑफ जीन्स। अब एक जीन है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ये भी आपको चीज़ पता है, लेकिन हम क्योंकि बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जीन्स देखें, फॉर एग्जांपल एक ट्रेट है कि आई कलर को बनाना है, ठीक है, आई की फॉर्मेशन करनी है। तो जो आई की कलर को डिनोट करने वाले वो डोप्सिन, आइडोप्सिन, सारी चीज़ें आपने रॉड्स एंड कोन्स की फॉर्म में पढ़ी हैं, तो वो सारी क्या चीज़ें होती हैं? वो प्रोटीन्स होती हैं। तो अब ये प्रोटीन जीन से कैसे बनती है? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो तो जीन्स में है, क्योंकि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन है। तो ये प्रोटीन कैसे बनाएगी? देखें, जीन है तो हम एक फिनोमेना डिस्कस करते हैं जो कि आप इस चैप्टर में डिटेल से देखने लगे हैं, ठीक है। तो जीन है, जीन से जीन की कॉपी भी बनती है, यानी डीएनए से डीएनए की कॉपी भी बनती है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डुप्लीकेशन का, ठीक हो गया, या इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन भी। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि एक नया रेप्लिका या एक नई फोटो स्टेट तैयार करना, कि जैसा जीन है हू बहू एक नेक्स्ट जीन भी बना देना, इसे हम क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। फिर ये क्या होता है कि ये जो जीन होता है ये इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब होती है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, ठीक है। आरएनए आपको पता है उसकी 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें आपने एक मैसेंजर आरएनए पढ़ा हुआ है जो कि बिल्कुल कंप्लीमेंट्री होता है टू द जीन। तो उससे हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन,
ठीक हो गया। जब मैसेंजर आरएनए बन गया तो मैसेंजर आरएनए जो होता है ये क्या बनाता है फिर प्रोटीन। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है मैसेंजर आरएनए में वो कोडान्स की फॉर्म में होती है, ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इस चैप्टर में आप वो भी पढ़ेंगे जेनेटिक कोड। तो वो जो मैसेंजर आरएनए होता है वहाँ से फिर बनती है प्रोटीन। ठीक हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसलेशन का। तो जीन की वर्किंग या डीएनए की वर्किंग के बारे में एक स्टेटमेंट हम निकाल सकते हैं। आपने देखा कि जो जीन होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स जो थे वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस थी, ये इंफॉर्मेशन पास ऑन भी हो गई। फिर ये इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस कैसे करती है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा देख के हम कहते हैं जी आप फलां के बेटे हो, फलां के भाई हो। जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो किस वजह से आती हैं, ये इस एक्सप्रेशन की वजह से आती हैं। तो एक्सप्रेशन कैसे होता है, जीन और प्रोटीन के इंटरेक्शन से। यानी जो जीन होता है ये क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है अपने आप को, और जीन की एक्सप्रेशन के नतीजे में हमेशा एक बनती है प्रोटीन। तो वो जो प्रोटीन होती है वो या फिर फंक्शनल प्रोटीन होती है या वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है। फॉर एग्जांपल एक मतलब आई की स्ट्रक्चर बनानी है तो उसकी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन यूज़ हो रही है वो भी एक जीन बनाएगा। ठीक है। फिर एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स हो गए, तो वो सारे जो होती हैं प्रोटीन्स वो सारी फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं। ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द जीन्स कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, क्योंकि हमें पता है जीन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है और जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है, ये जीन ही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। तो आज हमने बेसिक्स पढ़ी। ठीक है। आगे आपके लिए चैप्टर ताकि समझना आसान हो जाए, और नेक्स्ट में आप क्या करोगे कि हम डिफ़ाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और प्रूव करेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए ही होता है, और वो आपके कोर्स का प्रॉपर हिस्सा भी होगा। ठीक हो गया। तो अपना ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ आप अगर कोड करना चाहें, आप पूछना चाहें तो ज़रूर आप पूछ भी सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।